नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है जब तक माँ तब तक मायका। यह एक बेटी की दर्द भरी दिल को छू लेने वाली कहानी है। अगर आप इस कहानी का पहला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स पर भी पिन कर दूंगी। आप वहां से जाकर भी सुन सकते हैं। दोपहर हो गई लेकिन छोटा भाई नहीं आया। अपने समय से कुछ देरी करके बड़ा भाई आया तो रीना ने सोचा कि शायद भाई खाना खाकर मुझे बुलाएगा। रीना थोड़ी देर और रुकती है, फिर वह भाई के कमरे की ओर जाती है और पूछती है, क्या कर रहे हो भाई? तो भाई ने कहा, मेरे सर में दर्द है और मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। रीना समझ जाती है कि उसका भाई अलमारी खोलने के चलते बहाना बना रहा है। आज शाम की ट्रेन से रीना जाने वाली है। वह बहुत उदास है और दुखी मन से खिड़की के बाहर देखने लगी। तब उसे अपने माँ के लगाए हुए गुलाब के पौधे दिखाई दिए और वह अपने कमरे से निकलकर पौधों में पानी देने लगी। कुछ देर पौधों के पास बैठ गई, मानो वह अपना दुख पौधों को बता रही हो। उसके बाद वह अपने कमरे में चली आई। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है और वह अपनी माँ की यादों में खो गई। जब भी मायके से वह जाने लगती थी, 2 दिन पहले से ही उसकी माँ अपनी बेटी, दामाद एवं नातिनों की पसंदीदा चीज़ें जुटाने में लग जाती। अपने हाथों से तरह तरह के लड्डू, पकवान एवं नमकीन बनाकर डब्बे में भरकर देती। रीना की पसंदीदा चॉकलेट देना तो उसकी माँ कभी नहीं भूलती थी। रीना बोलती, माँ मैं क्या बच्ची हूँ? उस पर माँ बोलती, तुम कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाओ, लेकिन मेरी नज़र में तुम सदा बच्ची ही रहोगी। सामानों से 2-3 बैग भर जाते थे लेकिन माँ का मन नहीं भरता था। रीना बोलती, माँ ये सारी चीज़ें वहाँ भी दुकानों में मिलती है, इन सब में इतने पैसे क्यों खर्च कर रही हो? इस पर रीना की माँ हंसकर बोलती, बेटियों को कुछ देने में कीमत नहीं देखी जाती और इन सब चीज़ों में मेरा प्यार छुपा है। अभी तू ये सब नहीं समझेगी, जब तेरी बेटी की शादी होगी तब मेरे प्यार का मतलब तुम ज़रूर समझोगी। फिर कुछ रुक कर रीना की माँ आंखों में आंसू लिए बोलती, न जाने मैं नव्या की शादी देख पाऊंगी कि नहीं। बड़ी मिन्नतों के बाद नव्या मेरे जीवन में आई है, न जाने ईश्वर ने मेरी किस्मत में यह सुख लिखा है कि नहीं। यह कहकर वह दुखी हो जाती थी। थोड़ी देर बाद वह कहती, मेरी नव्या की शादी किसी अच्छे घर में करना। उसके हाथ कितने कोमल हैं, वह घर के काम काज नहीं कर पाएगी, लेकिन उसकी शादी करने की जल्दबाजी न करना। नव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करेगी तभी शादी करना। वह पढ़ने में बहुत होशियार है। मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। माँ को उदास होता देख रीना अपनी माँ से बोलती, ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? तुम सारी चीज़ें देखोगी, अपनी नातिनों की ब्याह की सारी जिम्मेदारी तो तुम्हें ही उठानी है, मैं कुछ नहीं करूँगी। यह कहकर रीना अपनी माँ को हंसा देती थी। अब रीना अपनी माँ की यादों से निकली और कहने लगी कि माँ मैं तेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाई, अंत समय में तुम्हारे साथ 2-4 दिन भी नहीं गुजार पाई। मुझे लगता है मैं सबसे बड़ी गुनाहगार हूँ। अभी मैं सिर्फ पश्चाताप की अग्नि में जल रही हूँ। माँ की बातें सोचते सोचते रीना का सिर भारी हो गया और वह चाय पीने के लिए रसोई घर में गई। वहाँ दोनों बहुओं ने मिलकर चाय और रास्ते के लिए नाश्ता बनाकर रख दिया और बिना कुछ कहे वह दोनों चली गईं। बड़ी बहू अपने कमरे में पंखे के नीचे बैठ गई और छोटी बहू घर के बाहर पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठकर पड़ोसन के साथ बतियाने लगी। उन लोगों के व्यवहार से रीना को बहुत दुख पहुँच रहा था। उसने दुखी मन से चाय की 2 घूंट को अपने गले में उतारा और अखबार लाकर नाश्ते को लपेटकर थैले में भर लिया। आज रीना की माँ होती तो नाश्ते को टिफिन में अच्छी तरीके से रख देती। वह एक एक पल के लिए भी अपनी बेटी को आंखों से ओझल नहीं होने देती। घर से निकलने के पहले तक बेटी, दामाद एवं नातिनों के स्वागत में लगी रहती। ऑटो में चढ़ते वक्त भी रीना की माँ रीना से अगली बार आने का वादा लेकर ही बैठने देती थी। अभी यहाँ यह हालत है कि पास खड़े रहने को कोई तैयार नहीं है। 2 मीठे बोल क्या बोलेंगे? किसी ने भी रीना से इतना न कहा, माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम हर त्योहार में आती रहना, तुम्हारा ही घर है, जब भी तुम्हारा मन करे तुम आ जाना। अब यहाँ हालात बदल गए हैं, कभी ये सब रीना के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। आज रीना ने इस घर में अपनी माँ की कमी को पल पल महसूस किया।
घर वालों के बुरे रवैये से उसे याद आया जब वो पिछली बार आई थी, उस समय उसकी माँ बीमार थी। वह अपनी छोटी बहू से बोली, इस बार मैं कुछ बनाकर नहीं दे सकती, इसलिए काजू एवं पिस्ता मंगाकर रीना को दे दो। इतना सुनते ही छोटी बहू तुरंत बोली, ये सब बहुत महंगे होते हैं। इस पर माँ बोली, बेटी को देने से कभी किसी का कुछ नहीं घटता। लेकिन फिर भी बहू ने माँ की कही चीज़ें मंगवा कर नहीं दिया। उसके इस व्यवहार से माँ बहुत दुखी हो गई थी। तब रीना ने किसी तरह इस बात को संभाल लिया था, लेकिन आज रीना को लग रहा है इनके नियत में तो पहले से ही खोट थी। आज माँ के न होने पर इनका मनोबल बढ़ गया है और आज ये लोग रीना से हमेशा के लिए मुक्त होना चाह रहे हैं। रीना बहुत ही दुखी मन से तैयार होती है और अपने कमरे में यूं ही चुपचाप बैठी रहती है। वह बैठकर इंतज़ार करती है कि शायद लोक लाज के लिए ही सही दोनों भाई और दोनों भाभियाँ थोड़ी देर के लिए तो ज़रूर ही मिलने के लिए आएंगे, लेकिन उसके पास कोई नहीं आता। बड़ा भाई और बड़ी भाभी अपने कमरे में हैं और छोटी भाभी बाहर बैठी हुई हैं। छोटा भाई भी सुबह का गया, अभी तक लौटकर नहीं आया है। वह ज़रूर मुझसे नज़रें चुरा रहा है। बचपन से ही उसे कितना प्यार करती थी मैं, आँख मूंद कर उसकी हर बात पर भरोसा करती थी। क्या उसे भी मेरा दुख दिखाई नहीं दिया या मेरी पीड़ा समझ में नहीं आई? हो सकता है एक पति और भाई का कर्तव्य निभाते निभाते उसके मन में मेरे लिए हर भावना ही मर गई हो, या शायद उसके घर वालों का साथ देने के लिए चुप रहना ही उचित समझ लिया हो। यह सब सोचकर वह हताश हो जाती है और वह अपने पिता के पास बैठ जाती है। पिता के पास बैठकर रीना को थोड़ा अच्छा लगा। इधर उधर देखते हुए वह कमरे के चारों ओर नजरें दौड़ाती है, मगर माँ की एक भी निशानी नहीं दिखती। शायद माँ के जाने के तुरंत बाद उनकी हर चीज़ों को इन लोगों ने फेंक दिया। इस कमरे को देखकर लगता ही नहीं कि माँ कभी यहाँ रहती भी थी। तभी रीना की नज़र माँ की अलमारी पर पड़ती है। अब वो भली भांति समझ गई कि क्यों नहीं इसे खोला गया। शायद माँ के गहनों के कारण यह अलमारी नहीं खुली। उन्हें डर होगा कि कहीं मैं माँ के गहने में से कुछ ले ना लूँ। लगता है गहनों के कारण ही इन लोगों ने मुझे बताया तक नहीं कि माँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। हो सकता है इन लोगों के बदले व्यवहार से माँ भी दुखी रहती होंगी और उन्हें बेटे बहुओं से मानसिक प्रताड़ना मिलती होगी, जिससे उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और वो समय से पहले ही चली गईं। एक तो माँ से बिछुड़ने का गम और दूसरा घर वालों के रूखे व्यवहार से रीना एकदम टूट सी गई। आज उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस घर की कुछ भी नहीं है। रीना सोचती है कि इस घर में मेरे बचपन से लेकर अभी तक की न जाने कितनी यादें जुड़ी हैं। कभी इस घर में मेरी आत्मा बसती थी और इस घर से एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकती थी। लेकिन कैसी विडंबना है, आज इस घर में एक पल भी गुजारना मुश्किल हो रहा है। अगर शरीर के किसी हिस्से में कैंसर हो जाए तो उसे काट कर फेंक ही देना चाहिए। ठीक वैसी हालत मेरी हो गई है। इस घर के सारे लोग मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। ये लोग क्यों नहीं समझते हैं कि मेरा जन्म भी इसी घर में हुआ है और इसी घर में मेरी पहचान है। क्या इसी दिन के लिए ईश्वर ने बेटियों को बनाया जहाँ वे जन्म लेती हैं वहीं से उनका अस्तित्व मिट जाता है। रीना अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, माँ नहीं है तो क्या हुआ, पूरे परिवार के साथ कुछ पल गुजारना चाहती थी और अपने दुखों को हल्का करना चाहती थी। अलमारी में पड़े कपड़ों को छूकर मैं अपनी माँ को महसूस करना चाहती थी। उनके कपड़ों को अपने कलेजे से लगाकर थोड़ी देर रो लेती। कुछ देर के लिए ही सही मुझे अपने माँ के आंचल का साया तो मिल जाता। क्या यही कसूर है मेरा? क्या माँ के ना रहने पर मेरे लिए मायके का वजूद खत्म हो गया? अब मैं इस घर से और इन लोगों के जीवन से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रीना ने दीवार पर टंगी अपनी माँ की तस्वीर को उतारकर इस तरह सीने से लगा लिया मानो वह अपनी माँ के गले से लिपटी हुई है। कुछ देर बाद ऑटो की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा और वह हड़बड़ाकर उठती है और अपने पिता को प्रणाम करती है एवं माँ की तस्वीर को प्रणाम करके वापस दीवार पर लगे खूंटी पर टांग देती है। रीना डबडबाई आंखों से एक बार फिर कमरे के चारों तरफ देखती है, शायद माँ की कोई निशानी दिख जाए, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं दिखा। अब वो आईने के पास खड़ी होकर अपनी आंसुओं को पोंछने लगी। वहाँ रीना को आईने के सामने अपनी माँ की सिंदूर की डिबिया दिख गई और उसके होठों पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई। रीना अपनी बेटियों को सिंदूर की डिबिया देकर कहती है, बेटा इसे संभाल कर रख दो, यह अनमोल निशानी है, तुम्हारी नानी माँ ने मेरे लिए रख छोड़ा है।
रीना अपने बड़े भाई से भेंट करने के लिए उसके कमरे के सामने पहुंचती है, लेकिन उसे देखते ही भाई और भाभी अपना मुंह फेर लेते हैं, मानो अप्रत्यक्ष रूप से वे रीना को भविष्य में भी इस घर में आने से मना कर रहे हों। समय ने रीना के साथ कैसा खेल खेला। कभी रीना अपने माता पिता की आंखों का तारा थी, गलती से भी उन लोगों ने कभी रीना को आंखें भी न दिखाई होगी। आज अपने ही घर में उसके साथ परायों की तरह सुलूक किया जा रहा है, लेकिन आज के इस दुर्व्यवहार से रीना पूरी तरह से टूट गई और उसे ऐसा लगने लगा कि इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। भाई भाभी के बुरे बर्ताव से अब वह और अपमानित नहीं होना चाहती थी, इसलिए रीना ने भी फैसला लिया कि उसे अब इस दुख के भंवर जाल से निकलना है और इन जबरदस्ती के बंधनों से मुक्त होना है। वह अपने भाई भाभी को बोलती है, आप लोग अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आज मैं भी आप लोगों की ज़िंदगी से दूर चली जा रही हूँ। अब आप लोग अपने हिस्से लेकर खुश रहिए। आप लोग अगर चाहें भी तो शायद यह रिश्ता दोबारा जुड़ सके। यह कहकर रीना घर से निकलने लगती है और दीवारों को छूकर कहती है, इन दीवारों में भी मेरी हर निशानियाँ मिट चुकी हैं। अब शायद इस घर को भी मेरी ज़रूरत नहीं है। शाम हो गई, सूर्य डूब चुका है एवं चारों ओर उदासी ही उदासी छा गई है। रीना दुखी होकर अपने घर से निकलती है और मायके के चौखट को प्रणाम करती है। आसमान की ओर देखते हुए वह अपनी माँ को याद करके कहती है, देख माँ, तेरी बेटी इस दहलीज से खाली हाथ जा रही है। न उसका कोई अपना है, न अपनों का प्यार है, न कोई उसके साथ है। इतना कहने के साथ ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आज इस तरह से बेटी की विदाई देखकर रीना की माँ की आत्मा तड़प गई होगी। मायके से ठुकराई बेटी को देखकर किस माँ का कलेजा नहीं फटेगा। आज अगर उसकी माँ जीवित होती तो वह भी जीते जी मर जाती। रीना भारी कदमों से आगे बढ़ने लगी, लेकिन मुश्किल से 2-4 कदम चलने के बाद वह अचानक रुक गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी माँ पीछे से उसका आंचल खींच रही हैं। रीना एक पल के लिए यह भूल गई कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वह खुशी के मारे जल्दी से पलटती है। उसके कंठ की आवाज़ भी भर्रा जाती है। सिर्फ किसी तरह से वह इतना ही कह पाई, माँ तुम हो क्या? पीछे मुड़ने के बाद वह देखती है वहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन अब भी उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसका आंचल खींच रहा है। तब वह नीचे की ओर देखती है, उसका आंचल तो माँ के लगाए गुलाब के पौधों में फंस गया है। वह अपना आंचल छुड़ाकर नीचे बैठ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उस पौधों में उसकी माँ की आत्मा बसी है और वह रोते हुए रीना से पूछ रही है कि बेटा फिर कब आओगी? रीना अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है कि माँ, अब मैं कहाँ आऊँ? कौन है यहाँ मेरा? यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ देर रो लेने के बाद वह अपने आंसुओं को पोंछती है और फूलों पर पड़ी हुई पानी की बूंदें जो उसकी माँ के आंसू की तरह लग रहे थे, उसे रीना अपने आंचल से पोंछने लगती है और कहती है, अब मैं तुझे और रोने नहीं दूंगी माँ। रीना को आज ऐसा लगा कि पौधे के रूप में उसे उसकी माँ मिल गई और वह अपनी माँ से कहने लगी, माँ मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। अब मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूँगी। अपने अंतिम समय के कुछ दिनों पहले तुमने मुझसे कहा था, रीना मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। कम से कम अपनी आंखें मूंदने से पहले मैं तुम्हें एक बार देखना चाहती हूँ। लेकिन मैं तेरी इतनी भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई। परिस्थितिवश मैं तुम्हें अंतिम बार देख भी नहीं पाई। मुझे लगता है मैं तुम्हारी सबसे बड़ी गुनाहगार हूँ। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अब जब तुम मुझे मिल गई हो तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। तुम्हारी देखभाल करने से मुझे पश्चाताप करने का मौका मिल जाएगा एवं तुम्हारे होने से मेरा घर आंगन सदैव खिला खिला रहेगा। इस पौधे के कांटे मुझे पिछले कुछ दिनों की कड़वी बातें और दुख दर्द की चुभन याद दिलाती रहेगी, लेकिन ये फूल मुझे हमेशा तुम्हारे होने का एहसास कराएगी। इसकी खुशबू के रूप में मुझे तुम्हारा प्यार जो मुझे सदा मिलता रहेगा। तुम्हारे प्यार के सामने पिछले कुछ दिनों के दर्द को मैं एक काली रात के बुरे स्वप्न की तरह भूल जाना चाहती हूँ और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। इसके बाद रीना गुलाब के पौधे को उखाड़कर आंचल में समेट लेती है। आंचल में मिट्टी सहित पौधे को समेटते देख नव्या और काव्या अपनी माँ से कहती हैं, मम्मी मिट्टी से तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। यह सुनकर रीना ने मुस्कुराते हुए कहा,
यह मिट्टी नहीं, मेरे माँ के चरणों की धूल है जो आज आशीर्वाद के रूप में हमें मिला है। सच में रीना की माँ ने आज भी उसे मायके से खाली हाथ नहीं जाने दिया, क्योंकि गुलाब के पौधे के रूप में रीना को सबसे कीमती सौगात मिल गया। ऑटो में बैठते हुए रीना बहुत खुश है और फूलों को सहलाते हुए आज उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ भी उसके साथ है। अब वो अपनी माँ के साथ बिताए हुए मीठे पलों एवं सुनहरी यादों को दिल के पन्नों पर सहेज कर रखेगी। अपनी माँ के साथ गुजरे लम्हे भी यादगार के रूप में उसके लिए सबसे अनमोल हैं। एक दृढ़ संकल्प के साथ उसने प्रण लिया कि वह अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से गढ़ेगी एवं अपनी माँ के सारे सपने पूरे करेगी। आज जब ज़िंदगी ने उसे मौका दिया है तो वह भी अपनी ज़िंदगी को मौका ज़रूर देगी। वह अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर ज़रूर काबिल बनाएगी एवं अपने माँ का नाम रोशन करेगी। दुख के सागर में गोता लगाते लगाते शायद आज रीना के सारे दुखों का अंत हो गया। आज रीना को बहुत दिनों बाद सुकून महसूस हो रहा था। आज उसे अपने माँ के प्यार की अनुभूति हो रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि वह अपने माँ की गोद में सोई हुई है और उसकी माँ उसके बालों को सहलाते हुए तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा, यह गीत गुनगुना रही हैं और रीना आंखें मूंदकर अपनी माँ के प्यार एवं कोमल स्पर्श को महसूस कर रही है। आज उसके मन में जीवन को नए तरीके से जीने की नई तमन्ना जागृत हो गई है। इतने में ऑटो चलने लगती है और अब वह एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। शायद विधाता ने बेटियों की किस्मत में यही लिखा है कि जिस मिट्टी की वे जड़ें होती हैं वहाँ ये फिर से जुड़ नहीं पाती। अपने लिए वे एक नया जहान बनाती हैं। दोस्तों, सच में माँ के साथ ही मायका होता है। माँ के ना रहने पर मायके की रौनक ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ भाई भाभी ऐसे होते हैं जो माँ के ना रहने पर भी बेटियों का मायका जिंदा रखते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।